नमस्कार। डेट है आज की 14 अक्टूबर 2023। ये 14 अक्टूबर 2023 जो है वो आज की तारीख है और आज जो है वो ऑल एग्ज़ाम जो चैनल आप देख रहे हैं, जहां पर आप हमें सुन रहे हैं, आज ऑल एग्ज़ाम का जो है वो बर्थडे है। आज से ठीक 5 साल पहले जो है हमने 14 अक्टूबर 2018 को जो था वो इस चैनल को जो था वो बनाया था। इस चैनल में जो है काम करना स्टार्ट किया था और तब से लेकर जो है अब तक हम काम कर रहे हैं। हम जो है वो जब हमने चैनल बनाया था तो कुछ टारगेट लेकर जो था वो चले थे। अभी ये एनालाइज तो आप ही कर पाएंगे कि हम उन टारगेट के ऊपर कितना खरा उतरे हैं। टारगेट हमारा सबसे पहला टारगेट ये था कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों को जो है एक कोचिंग के लेवल का एक अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है उससे भी अच्छे लेवल का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरा टारगेट हमारा ये था कि जो लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं और उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए हम एक हेल्पफुल कंटेंट लेकर आएँ ताकि वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ कर पाएँ, चलते फिरते वो हमें सुन सकें और अपना रिवीजन जो है वो कर पाएँ। तो उन लोगों के लिए ये हम मान के चले थे कि काम करेंगे। और तीसरा टारगेट हमने ये रखा था कि जिन लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है, अब वो रिवाइज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करना चाहते हैं, नई से नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हम रिवीजन में भी जो है वो हेल्प कर सकें। तो अब ये एनालाइज तो आप ही कर पाएंगे कि हम जो है वो कितना इन गोल्स को जो है वो अचीव कर पाए हैं, क्योंकि हमने तो पूरी शिद्दत के साथ जो है वो काम किया है। अभी तक हम 2000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं ऑल एग्ज़ाम के ऊपर। और हर एक वीडियो को जो है जो हमारी स्टडी से रिलेटेड होती है, मैं यही कोशिश करता हूँ हमेशा कि हर एक वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीख के जो है वो ज़रूर जाएँ। हमारा जो मिशन एलाइड, अभी ये जो हमारी सीरीज़ आप देख रहे हैं मिशन एलाइड की सीरीज़, इससे पहले भी जब लास्ट टाइम मिशन एलाइड का पेपर हुआ था तब भी हमने मिशन एलाइड की सीरीज़ चलाई थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिली थी। अभी फिर से हमने मिशन एलाइड 2.0 करके जो है ये सीरीज़ चलाई है और 81-82 पार्ट जो हैं वो इसके हो गए हैं। और डेफिनेटली एचएस में इसने आपकी हेल्प की, आगे भी चलकर इसकी हेल्प करेंगी। अब मैं थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ आपको कि किस तरह से रही थी। अब देखिए, जर्नी इस तरह से रही थी ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना इसको, तो मैं ये मान के चला था कि एक अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे, जैसा कंटेंट अभी तक किसी ने प्रोवाइड ना करवाया हो वैसा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। और ये चीज़ शायद पॉसिबल नहीं हो पाती अगर आप लोगों का साथ ना मिलता। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया तब से लेकर अब तक और उम्मीद है मुझे कि आगे भी जो है वो आप इसी तरह इससे ज़्यादा सहयोग जो है वो करते रहेंगे। आप लोगों ने मॉरली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं हमसे बोलते बोलते। जैसे मान लीजिए 89.86 बोलना है तो कई बार 82.80 बोल दिया जाएगा, टिक कहीं और कर दिया जाएगा। कई बार इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, परंतु कमेंट पे हम उन चीज़ों को पिन करने की कोशिश करते हैं, अगले दिन उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ में आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके बिना ये सब कुछ भी जो है वो संभव है ही नहीं। और देखो, जब ना काम करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड करता था। उस दौरान मुझे ये होता था कि सुबह 4 बजे उठ के जो है वो वीडियो अपलोड करना था, क्योंकि इतना पता नहीं था कि किस तरह से सारा काम किया जाता है, इतना नॉलेज नहीं थी चीज़ों के बारे में, पूरी तरह से वीडियो बनाने भी नहीं आती थी। कई बार 10-12 मिनट की हम वीडियो बनाते थे स्टार्टिंग में, और उस छोटी से 12 मिनट की वीडियो में ना हम बनाने को कोई 4-5 घंटे मुझे लग जाते थे। कई बार रात को अगर मैं 11 बजे काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो सुबह के 3-4 तो वीडियो बनाते बनाते ही बच जाते थे, है ना। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों से सीखने को मिला धीरे धीरे चलकर। और आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है, आप फीडबैक जो है वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। तो उस तरह से हम खुद को जो है वो इम्प्रूव करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हम खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। और सबसे बड़ा साथ अगर मिला है ना तो आप लोगों का ही है। उम्मीद है सबसे बड़ी तो वो आप ही से है, और आप जो हमारे साथ एक उम्मीद के साथ जुड़े हैं ना, उस उम्मीद को जो है वो मैं अपनी तरह से जी जान लगाकर कोशिश करूंगा कि हमेशा आपकी उम्मीदों के ऊपर जो है वो खरा उतरा जाए। और आपकी कोई भी फीडबैक होना तो बेझिझक आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। जो भी सुजेशन आपकी होती है वो आप बता सकते हैं। आज हमारा जो था वो 5 साल पूरे हो गए हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता दिया कि किस किस तरह से क्या चीज़ें हुई। और चलिए जी, अब डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे हम चीज़ों को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द अर्बन लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर लिटरेसी रेट पूछी गई है, परंतु ये अर्बन पूछी गई है, शहरी क्षेत्रों की जो है साक्षरता प्रतिशत जो है ये पूछी गई है। अगर हम बात करते हैं ना लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट के अलग अलग फैक्ट निकल कर आते हैं। एक तो ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट आएगा, एक अर्बन लिटरेसी रेट आएगा, और अर्बन लिटरेसी के अलावा हिमाचल का मेल लिटरेसी रेट आएगा, फीमेल लिटरेसी रेट आएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना उनको साथ साथ में नोट कर लेना। जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो 91.01% है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अर्बन लिटरेसी रेट में भी तो मेल और फीमेल का करके होगा, तो मेल और फीमेल का जो है वो किस तरह से लिटरेसी रेट है। देखिए, मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मेल लिटरेसी रेट है 93.4% करके, 93.4% करके। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये 88.4% करके है। अगर हम बात करते हैं कि अर्बन के अलावा रूरल लिटरेसी रेट भी तो होगा, रूरल लिटरेसी रेट कितना है तो ये है 81.9%, इसको भी ध्यान रखना आप। और ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट भी तो कुछ ना कुछ होगा कि ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है। तो ओवरऑल हमारे पास जो है वो है 82.80%। ये तो आपको याद रह ही जाएगा। ये जितना भी डाटा मैंने बताया 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इलेक्टेड टू द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1963। तो बोलते हैं कि 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए डॉक्टर YS परमार किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। आपको पता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। देखो 1963 में ना ये संगड़ाह से चुनकर आए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। संगड़ाह से ये चुनकर आए थे। अगर हम और भी इनके बारे में कुछ जानें तो क्या क्या पॉइंट आपके क्लियर होंगे यहाँ से। अब पहली बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे, आपने ये ध्यान रखना है कि पहली बार ये मुख्यमंत्री जो था वो 1952 में जो था वो बने थे। 1952 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 1956 तक जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। 1956 में हिमाचल को यूनियन टेरिटरी जो था वो बना दिया गया था। उसके बाद दूसरी बार ये 1963 में जो था वो मुख्यमंत्री भी बने। और इलेक्शन जब हुए थे तो ये संगड़ाह से चुनकर जो था वो आए थे। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। तीसरी बार ये मुख्यमंत्री जो था वो कब बने थे, 1967 में इलेक्शन हुए थे फिर से, और ये फिर से मुख्यमंत्री बने थे। और ये रेणुका से जो था वो चुनकर आए थे फिर 1967 में। उसके बाद 1967 के बाद 1972 में इलेक्शन होते हैं। 1972 में फिर से ये रेणुका से ही चुनकर आते हैं 1972 में भी। और इस तरह से ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है, परमार जी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर लाला लाजपत राय केम टू मंडी एंड फॉर्म्ड अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप देयर। तो बोलते हैं कि लाला लाजपत राय जो था वो किस वर्ष मंडी आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने एक क्रांतिकारी दल का जो था वो गठन किया था। तो लाला लाजपत राय जो था वो 1906 में आए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। और यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर आकर जो था एक तरह से आप कहिए कि रेवोल्यूशनरी जो ग्रुप था उसकी स्थापना जो था वो की थी। लाला लाजपत राय को जो है वो पंजाब केसरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि पंजाब केसरी भी इनको कहते हैं। और अगर हम लाला जी के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए तो लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी। ये आप ज़रूर ध्यान रखना। और अगर हम 1906 की बात करते हैं तो 1906 में जोगिंदर सेन जो था वो राजा हुआ करते थे मंडी के। 1906 में जो मंडी के राजा हुआ करते थे वो भवानी सेन हुआ करते थे। इन्होंने दरबार हॉल भी जो था वो बनवाया था 1906 में, ये आपने ध्यान रखना है। और राजा भवानी सेन जो था वो 1911 में जो था वो दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा हिमाचल के विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, हिमाचल के आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। खासकर अगर हम मंडी की बात करते हैं तो 1914-15 के टाइम में जो है वो मंडी कॉन्स्पिरेंसी, जिसको मंडी षड्यंत्र भी कहते हैं, जो गदर पार्टी से जो था वो प्रभावित था, वो भी देखने को मिलता है। और जिसमें बाद में चलकर रानी खैरगढ़ी होती थी, मियाँ जवाहर सिंह होते थे, इनको जो था वो सज़ा भी मिली थी। रानी खैरगढ़ी को तो शायद निकाल भी दिया गया था यहाँ से। और ये लोग जो थे ना, ये इनके प्रभाव में और लोग आए थे और काफ़ी प्रभावित जो था ये आंदोलन रहा था फिर। तो 1914-15 की ये कॉन्स्पिरेंसी भी आपने ध्यान रखनी है, जिसको मंडी कॉन्स्पिरेंसी का नाम दिया गया। कहाँ से ये प्रभावित थी वो भी आपने ध्यान रखना है। कौन इसके मुख्य लीडर थे उनके नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप एट मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा अलग सा तरीका है एग्जामिनर का। एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर इस तरह की टर्म दे देगा कुछ, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, और कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर देगा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं हिंदी में, और आज अभी इसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान जो है वो बना रखा गया है।
तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1961 में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1961 में जो था इसको जो था वो क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब देखो इसने जो था वो काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है, काफ़ी ट्रेंड ये लोगों को करता है जो अलग अलग पर्वत चोटियों पर जाकर जो है वो फतेह करते हैं। 2008 की बात है, 2008 में जो था वो इसको नाम दे दिया गया था अटल जी के नाम पर। तो इसको 2009 में जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका नाम दे दिया गया था। और 2017 की बात है कि 2017 में इस इंस्टीट्यूट ने एक MOU पर जो था वो साइन किए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। और ये किसके साथ किए थे, ये स्वर्णिम गुजरात जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके साथ जो है वहाँ पर MOU पर साइन किए थे। ट्रेनिंग में जो है एक दूसरे को कोलैब करेंगे ये, इसलिए जो था वो साइन किए गए थे। एग्जैक्टली इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है कि मनाली के समीप जो है ये स्थित है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। तो ये आपको सारा इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया। देखो इस तरह का इंस्टीट्यूट रेयर है, बाकी तो रीजनल सेंटर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु ये इंस्टीट्यूट जो है वो एक ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स भी इसको कहते हैं। कंफ्यूज ना हो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है, बोलते हैं हु कमांडेड द आर्मी सेंट बाय शाहजहां टू सप्रेस द रिबेलियन ऑफ जगत सिंह। ये जगत सिंह नूरपुर के जगत सिंह है। इन्होंने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ जो था वो विद्रोह कर दिया था और जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए बोलते हैं शाहजहां के द्वारा किसकी अध्यक्षता में जो था वो सेना भेजी गई थी। तो शाहजहां के द्वारा जो था वो क्या भेजा गया था, मुराद बख्श हुआ करते थे, इनकी अध्यक्षता में सेना भेजी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो जगत सिंह नूरपुर के राजा हुआ करते थे। पहले तो आपने देखा कि जगत सिंह के जहांगीर के कार्यकाल के दौरान काफ़ी अच्छे संबंध जो था वो हुआ करते थे जहांगीर के साथ। नूरजहां के नाम पर धमेरी नाम रखा गया, परंतु उसके बाद संबंध थोड़े से खराब भी हुए और राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो आंदोलन कर दिया गया मुगलों के खिलाफ। जगत सिंह था तो बहुत बहादुर, परंतु इस आंदोलन को दबा दिया गया था। 1641 की ये बात है जब इस आंदोलन को दबा दिया गया था मुराद बख्श की अध्यक्षता में। अब देखो इन्होंने जो था वो विद्रोह तो कर दिया, विद्रोह करने के बाद इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट भी हासिल की। इन्होंने माओकोट का जो किला हुआ करता था, तारागढ़ का जो किला था, नूरपुर का जो किला था, जो ब्रिटिशर्स जो मुगलों के अधीन हुआ करते थे उनके ऊपर जो था वो कब्जा कर लिया। और 1641 में जो था ये 1641 की ये बात हो रही है कि मुराद बख्श को भेजा गया। ये दोनों जो था वो उस टाइम तारागढ़ के किले में जो था वो डटे रहे थे। दोनों कौन थे ये, एक तो राजा जगत सिंह थे, जगत सिंह के साथ इनका बेटा भी था राजरूप सिंह। राजरूप सिंह भी जो था वो इनका साथ दे रहा था, इनका बेटा था। अब मुगल सेना के साथ ना इनका युद्ध कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ था, परंतु बाद में चलकर क्या किया, जगत सिंह ने जो था वो शाहजहां के दरबार में जाकर पुत्र के साथ गया था और वहाँ पर जाकर क्षमा जो था वो मांग ली थी। और उसके बाद जगत सिंह को ही जो था वो नूरपुर का राजा जो था वो बना दिया गया था, या फिर धमेरी का राजा जो था वो जगत सिंह को ही बाद में चलकर बना दिया गया था। उसके बाद इसका बेटा जो है वो यहाँ का राजा बनता है। और अगर हम धमेरी नूरपुर की बात करें तो इसकी स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जसपाल हुआ करते थे। सिकंदर लोदी के समकालीन राजा भीमपाल जो था वो हुआ करते थे। और नूरपुर के ही अंतिम शासक जो है वो राजा वीर सिंह हुए, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। वीर सिंह ने 1826 में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध जो था वो विद्रोह भी किया था। वीर सिंह को जो था वो पकड़कर रणजीत सिंह ने 7 वर्षों तक जो था वो अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में जो था वो बंदी बनाकर रखा था और बाद में इसको कुछ पैसे देकर जो था वो चंबा के राजा के द्वारा छुड़ाया गया था। और 1857 की बात करें तो 1857 में जो था जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों के प्रति जो था वो नूरपुर ने वफादारी दिखाई थी और वहाँ पर साथ भी जो था वो उनका दिया था। तो ये सारा सिनेरियो रहा था। इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन बने यहाँ से जो भी उनको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स टू राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अराउंड 1848। तो बोलते हैं कि 1848 में लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जिसने उपद्रव में जो था वो उठ खड़ी हुई थी, यानी कि जिसने विरोध जो था वो कर दिया था। ये क्वेश्चन तो हमने शायद डिस्कस किया भी है पहले मिशन एलाइड में ही, नहीं भी किया होगा तो चलो अब डिस्कस हो जाएगा। ये थी नूरपुर रियासत, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब नूरपुर रियासत थी या इसके कोई महान नेता हुए जिन्होंने जो था वो क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ 1848 में जो था वो विरोध कर दिया था। 1857 की क्रांति तो आप देखते ही हैं, हमने अभी जान लिया कि 1857 की क्रांति में जो था वो क्या हुआ था,
1857 की क्रांति में नूरपुर के द्वारा जो था वो वफादारी दिखाई गई थी, परंतु उससे पहले 1848 की बात है। नूरपुर रियासत के वजीर हुआ करते थे जिनका नाम वजीर राम सिंह पठानिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह कर दिया था। इन्होंने विद्रोह इतना खतरनाक किया था कि अंग्रेज यहाँ से घबरा गए थे। राम सिंह पठानिया ने जो था वो कहते हैं कि राम सिंह पठानिया के द्वारा जो था वो यहाँ पर एक किला था, उस किले के ऊपर कब्जा कर लिया गया था और काफ़ी गोला बारूद जो यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा इकट्ठा करके रखा गया था उसको भी कैप्चर कर लिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर राम सिंह पठानिया का जो अपना फ्लैग होता था ना, इन्होंने अपना फ्लैग यहाँ पर जो था वो लहरा दिया था। और देखो, झंडा फहराने के बाद जो था वो इन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज से अंग्रेजी हुकूमत जो है वो नूरपुर रियासत से समाप्त कर दी गई है और नूरपुर रियासत का राजा जो है वो जसवंत सिंह होगा तथा मैं जो है वो इसका वजीर होगा। मैं यानी कि राम सिंह पठानिया ये जो है वो इसके वजीर होंगे। परंतु उसके बाद भी युद्ध कंटिन्यू रहा, चलता रहा और कहीं ना कहीं पर इनकी सेना, जो वजीर थे राम सिंह पठानिया, इनकी सेना कमज़ोर पड़ गई और इन्हें पकड़ लिया गया। पकड़कर इन्हें सज़ा सुनाई गई और सिंगापुर जो था वो इन्हें भेज दिया गया था और वहीं पर जो था वो इनका देहांत अनफॉर्चुनेटली जो था वो हो गया था। परंतु बड़ी ही बहादुरी से जो था वो इन्होंने अंग्रेज़ों का जो था वो सामना किया था। ये सारा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पास कनेक्ट इनर एंड आउटर सिराज। तो देखिए, इनर और आउटर सिराज को जो है वो कौन सा दर्रा जो है वो आपस में जोड़ता है। अब देखिए, इनर और आउटर सिराज ये कुल्लू में जो है वो पड़ते हैं। अगर हम कुल्लू के इंपॉर्टेंट पासिस की बात करते हैं तो कुल्लू में इंपॉर्टेंट पासिस पड़ते हैं। ये जलोरी दर्रा जो है ना, ये ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। जलोरी दर्रा इनर और आउटर सिराज को जो है वो आपस में जोड़ता है। हमारे पास ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को आपस में जो है जोड़ते हैं। अब उन दर्रों के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी है, उन दर्रों के नाम पता होना जो है वो ज़रूरी है। तो कौन कौन से वो दर्रे हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये कुगती दर्रा जो है वो कहाँ पर जो है वो पड़ता है या फिर किसको किसके साथ जो है ये जोड़ता है। तो कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। कालीचो दर्रा दिया गया है, ये भी लाहौल को जो है वो भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। छोबू दर्रा हो गया, ये भी जो है वो लाहौल को भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। और भी दर्रे हैं जैसे कि चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दराती दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है, दराती पास। और एक तोरी दर्रा है, ये चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तोरी के अलावा जो है एक बलेनी जोत है, बलेनी जोत जो है ये भी चंबा को जो है वो कांगड़ा से जोड़ता है। एक दर्रों की जो पासिस हैं उनका एक माइंड मैप मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपके साथ शेयर किया था, तो होपफुली देख लिया होगा आपने वहाँ पर। अब देखो, एग्जाम में एक नया ट्रेंड चला है। अब ट्रेंड इस तरह से चला है कि कोई भी दर्रा पूछा जाता है तो उसका एल्टीट्यूड भी जो है वो स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। तो हो सकता है कि जलोरी दर्रे का एल्टीट्यूड ही आपसे कहीं ना कहीं पर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जलोरी दर्रे का एल्टीट्यूड कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनर आउटर सिराज को तो जोड़ता ही है, परंतु इसका एल्टीट्यूड जो है वो 3135 मीटर जो है वो है। 3135 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड आपको पता चल गया तो ये आप नोट डाउन करें कि ये जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास 2 लिस्ट दी गई हैं, इन लिस्टों को जो है वो आपस में मैच करना है, बताना है फिर कौन सा पेयर हमारे पास दिए गए हैं, ये कौन सा सही है। हमारे पास रिवर दिए गई हैं, अर्जिक्या, पुरुषानी, अस्कनी और सतुद्री। अब इन रिवर्स का जो है वो दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में ये कितने किलोमीटर फ्लो करती हैं, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर पहला जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि अर्जिक्या किस नदी का नाम है, पुरुषानी किस नदी का नाम है, अस्कनी किस नदी का नाम है, सतुद्री किस नदी का नाम है। अगर हम सतुद्री की बात करते हैं तो सतलुज का जो है ये वैदिक नाम है, सतलुज का जो वैदिक नाम है वो क्या है, सतुद्री है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं अस्किनी, तो अस्किनी जो है वो किसका वैदिक नाम है, ये चेनाब का जो है वो वैदिक नाम है, चेनाब का आपने ध्यान रखना है। पुरुषानी की अगर हम बात करते हैं तो ये रावी का वैदिक नाम है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अर्जिक्या की, तो अर्जिक्या जो है वो ब्यास का वैदिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हिमाचल प्रदेश में कितने कितने किलोमीटर बहती हैं। सतलुज की बात सबसे पहले करेंगे कि सतलुज हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितना किलोमीटर जो है वो बहती है। सतलुज 320 किलोमीटर लगभग जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। सतलुज के बाद हमारे पास चेनाब जो है वो आती है। अगर हम चेनाब की बात करते हैं कि चेनाब हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर जो है वो कवर करती है, तो चेनाब नदी लगभग 122 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। उसी तरह हमारे पास पुरुषानी यानी कि रावी नदी दिया गया है। रावी नदी जो है वो लगभग 158 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। रावी के बाद अर्जिक्या यानी कि ब्यास हमारे पास दिया गया है। ब्यास लगभग 256 किलोमीटर जो है वो हमारे पास कवर करती है। यहाँ पर देखें जरा मैच कैसे होगा ये। फिर अगर हम इसको एग्जैक्टली जो है वो मैच करते हैं तो
ये ऑप्शन ही मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, अदरवाइज ये जूम आउट नहीं होगा। ये दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा इस तरह से मैच हो जाएगा। मैं ये PDF आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर प्रैक्टिस करने में आपको इजीली जो है वो हेल्प हो जाएगी, प्रैक्टिस आप कर पाएंगे इसीलिए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कितने कितने किलोमीटर जो है कौन कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है, उनके वैदिक नाम क्या है। तो ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो काफ़ी हेल्प आपकी यहाँ से हो जाएगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास, बोलते हैं इन विच ईयर पीजेंट मूवमेंट इन ठियोग टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि ठियोग में जो किसान आंदोलन हुआ था ना, वो कब हुआ था। हमने लास्ट वीडियो में भी एक आंदोलन पढ़ा था, आज हम ठियोग की बात कर रहे हैं कि ठियोग में ये किसान आंदोलन कब हुआ था। ठियोग में 1898 की बात है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 1898 की बात है कि ये किसान आंदोलन जो है वो हुआ था। लोगों ने जो था वो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त जो किया गया था, भूमि बंदोबस्त में जो है वो सरकार द्वारा गड़बड़ी जो था वो की गई थी। अब लोगों के द्वारा इसी को लेकर जो था वो यहाँ पर आंदोलन किया गया था। यहाँ पर भी लोगों ने जो था वो बेगार हो गया, लगान ली जाती थी उस टाइम, ये देने से जो था वो इनकार कर दिया था। और यहाँ के ठाकुर को जो है वो अंग्रेजी सरकार की सहायता जो था वो बाद में चलकर लेनी पड़ी थी। और सरकार ने लोगों के आंदोलन, ये लोगों का फिर जो तेवर थे उनको जो था वो बुरी तरह से कुचल भी दिया था बाद में चलकर। 1898 के आसपास ही हमें एक और आंदोलन देखने को मिलता है, वो बेजा रियासत में देखने को मिलता है। एक बेजा ठकुराइन आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर हमें जो है वो एक आंदोलन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो है वो लोगों ने, ठाकुर उदयचंद हुआ करते थे, उदयचंद के विरुद्ध जो था वो यहाँ पर विद्रोह जो था वो किया गया था। ये आंदोलन यहाँ के ठाकुर द्वारा बेगार और लोगों के दमन के खिलाफ जो था वो किया गया था। जो बेगार यहाँ पर ली जाती थी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से आप कह सकते हैं किया जाता था, उसके खिलाफ जो था ये लोगों के द्वारा किया गया था। साथ ही लोगों के द्वारा दिन प्रतिदिन का जो कार्यक्रम उनके होते थे, वहाँ पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस छोटी सी ठकुराइन में जो था ये आंदोलन भेजा गया था, ये आंदोलन किया गया था। परंतु यहाँ पर भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो था वो आंदोलन को चलकर दबा दिया जाता है और कुछ आंदोलन के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और इस तरह से आंदोलन जो है वो बंद भी हो जाता है फिर बाद में चलकर। तो 1898 के आपने दो आंदोलन जान लिए, एक बेजा ठकुराइन में जो हुआ था, एक ठियोग में जो आंदोलन हुआ था वो आपने जान लिया। इन दोनों को ही जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोलते हैं सरोल वेयर आर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं कि सरोल जहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र है, वो कौन से जिले में जो है वो पड़ता है। देखो सरोल यहाँ पर एक सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र है जहाँ पर भेड़ों का प्रजनन जो है वो किया जाता है। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है, एक बेसिक से बात आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो गद्दी जनजाति जो पाई जाती है वो चंबा और कांगड़ा में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय माना जाता है ना, वो पशुपालन या फिर भेड़ों को ये मुख्य रूप से जो है वो पालते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब हिमाचल प्रदेश में क्या एक ही भेड़ प्रजनन केंद्र है, क्या कोई और भी भेड़ प्रजनन केंद्र सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में और भी जो है वो इस तरह के जो है वो प्रजनन केंद्र हैं। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ पर हैं, और पूरी बात जानते हैं। तो प्रजनन केंद्र जो है वो एक है ताल में, ताल जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। ताल के अलावा एक कड़छम में है, कड़छम किन्नौर में जो है वो पड़ता है। ये तो आपने ध्यान रखने हैं। एक जियोरी में भी स्थित है, जियोरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? लरी में स्थित है। लरी कहाँ पर पड़ता है? लरी जो है लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। लरी में ही आपने ध्यान रखना है कि लरी में जो है वो याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो स्थित है। याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो यहीं से चलाया जाता है जहाँ पर घोड़ों का जो है वो प्रजनन केंद्र है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस भी आप कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, तो यहीं से जो है वो दोनों चलाए जाते हैं। और हमारे पास अंगोरा रैबिट जो है, अंगोरा रैबिट फार्म भी स्थित है। अंगोरा रैबिट फार्म कहाँ कहाँ पर स्थित है? एक तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवाई में जो है एक स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कंदवारी आपने ध्यान रखना है, मंडी, नगवाएं आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप इनको नोट डाउन करें, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है दोनों। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोलते हैं ढंकर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की ढंकर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ढंकर लेक का आपने कमेंट करके बताना है। लास्ट पार्ट जो मिशन एलाइड का था वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था,
जल्दी से कमेंट करके बताएं। टेस्ट सीरीज जो एलाइड के लिए चलाई गई है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखो टेस्ट सीरीज में शेड्यूल्ड टेस्ट हैं, पहले एक टेस्ट होगा, फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरा टेस्ट होगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, थोड़े थोड़े दिनों के बाद अगर आप फाइनल पेपर की तरह इस एग्ज़ाम को जो है देंगे, इस टेस्ट सीरीज को जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट आपको खुद के अंदर खुद ही देखने को जो है वो मिलेंगे एज़ पर शेड्यूल अगर आप टेस्ट को देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 टेलीग्राम से सर्च करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।